नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि समय खत्म हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ट्रंप अब तक हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने कहा कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा है। इस तरह की धमकी का मतलब है कि आप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। तो समझिए, ये ट्रंप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया कि आपके लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। और इधर तो देखिए, यहां पर 48 घंटे आखिरी मौका है। यहां पर अब आप समझ लीजिए, और ये जो घड़ी की सुई चल रही है ये टिक 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 कर रही है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि 48 घंटे के बाद ट्रंप क्या करते हैं और ट्रंप किस तरह से अब ईरान के ऊपर हमला करते हैं। और ऐसे में हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, और आपको बता दें हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और हम उनसे आपका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एयर कमांडर एस बहल जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सभी को सर प्लीज वेलकम आपका एशियन न्यूज में। सबसे पहले एस बहल जी, आप ही का ही रुख कर लेते हैं। एस बहल जी, यहां पर बात की जाए, अब 48 घंटे बचे हैं। 10 दिन की मोहलत दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, 48 घंटे कह रहे हैं बचे हैं। उसमें मान जाओ और समझ जाओ तो ठीक है, हॉर्मुज खोल दो, वरना फिर एक बड़ा जो है हमला किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। क्या समझा जाए? एक बार 48 घंटे का समय पहले भी दिया था, फिर 5, फिर 10, फिर 48 घंटे। देखिए, ट्रंप साहब फंस चुके हैं। नेतन्याहू के जोर पे उन्होंने युद्ध तो एंटर कर लिया, लेकिन युद्ध से बाहर कैसे निकलना है, उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से एक ऑनरेबल एग्जिट मिले, वो उनको मिल नहीं रहा। तो धमकियों पे धमकी दे रहे हैं। अब उनकी ईगो इस बात से है कि अगर कोई भी ऐसा बड़ा काम मैंने नहीं किया जो मैं अपने लोगों को दिखा सकूं, क्योंकि उनकी रेटिंग 35% तक गिर चुकी है और 35% अप्रूवल रेटिंग, इतनी बड़ी गिरावट आज तक किसी भी प्रेसिडेंट की नहीं हुई। तो इसका ये मतलब है कि आने वाले मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी जो है बहुत बुरी तरह से हार सकती है, और इस वजह से वो कोई ऐसी बड़ी जीत चाहते हैं या ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, या तो फिर जैसे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दे धमकी के द्वारा, तो बात है, लेकिन डिप्लोमेसी के द्वारा नहीं खुलवाना चाहते। अगर डिप्लोमेसी के द्वारा खुलवाएं और कुछ शर्तें ईरान की मान लें तो हो सकता है ऑनरेबल एग्जिट उनको फिर भी मिल जाएगा। अगर प्यूटिन का सहारा लें, जिसने पहले भी ऑफर किया था कि 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम मैं रखने को तैयार हूं ताकि ईरान कभी भी ये न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, तो अगर ये सारी चीजें सब करने को भी तैयार हैं तो ट्रंप क्यों नहीं डिप्लोमेसी का सहारा लेते, क्यों धमकियां देते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी एक्शन रिएक्शन, टिट फॉर टैट डॉक्ट्रिन शुरू हो गई है। मैं ये कर दूंगा तो दूसरा कहता है कि अगर आप हमारे पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे तो हम मल्टी डोमेन अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम पावर प्लांट्स इजराइल के भी तबाह बर्बाद कर देंगे, हम पावर प्लांट्स तबाह बर्बाद गल्फ कंट्रीज के करेंगे, हम 18 टेक कंपनीज को तबाह बर्बाद कर देंगे जो गल्फ में ऑपरेट करती हैं, हम उन पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे जो यूएस बेसिस को पावर सप्लाई करते हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना, मैं तो डूबूंगा ही और तुम सबको साथ लेके जाऊंगा। और ट्रंप को समझना चाहिए, नेतन्याहू को समझना चाहिए कि ये समय उनके देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेतन्याहू का ही देख लें, उनका देश जो है 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जो पूरी एनसीआर है भारत की, नेशनल कैपिटल रीजन, वो भी इससे डबल है। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस हिसाब से उनका भी नुकसान
होता जा रहा है। और ये नेतन्याहू क्यों कर रहा है? जैसे कि उनके लोग ही कह रहे हैं, जो नो किंग्स की रैली तो शुरू हुई अमेरिका में, उसी तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के अंदर, जब लोग ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू को पता है कि जो करप्शन चार्जेस के अंदर वो फंसा हुआ है, अगर ये युद्ध रुकते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। खासकर जब से उन्होंने जुडिशियल से भी एक बहुत बड़ा फाइट शुरू कर दिया है, जुडिशरी के साथ भी युद्ध कर रहे हैं वो अपने देश की। नेतन्याहू इस समय इतने पॉपुलर नहीं है अपने देश के अंदर, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और उनका भी इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर के अंदर। तो उनको अभी ये प्रेशर है कि मैं भी बहुत कोई ऐसी बड़ी जीत हासिल करूं कि हिस्ट्री बुक्स में मेरा नाम आ जाए, पर वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये युद्ध खिंचता है, ये एक्शन रिएक्शन चलता है, तबाही होती है, पूरे विश्व को इसका खामियाजा देना पड़ेगा। तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, हो सकता है $150 तक भी चले जाए, आज $109 पे आ चुकी हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खतरा जो है सल्फर, हीलियम और साथ में फर्टिलाइजर्स, खाद्य सुरक्षा, कुछ भी आप सोच लीजिए, ये पूरे विश्व को ये दो लीडर जो है ट्रंप और नेतन्याहू बर्बाद करना चाहते हैं, पूरे विश्व को अपनी साख को बढ़ा के रखने के लिए। यहाँ पर बात की जाए तो चिंताएं बनी हुई हैं, और चिंता इस बात के लिए भी बनी हुई है कि आखिर ये जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो उसमें अमेरिका क्या करता है। लेकिन यहाँ पर चिंता ये भी बनी हुई है कि दोनों जगह पर कुछ ही समय बाद जो है कहा जाए तो इलेक्शन भी है वहां पर भी, और एक बड़ी जीत की ओर देख रहे हैं हम। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, सर आपके पास आते हैं। सर पहले हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को समझा दें कि आखिर चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। ये देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, और ये चेतावनी दी है कि 48 घंटे की ये चेतावनी है। ईरान को ट्रंप ने याद दिलाई है डेडलाइन, और मैंने दिया था 10 दिन का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, और अब उस 10 दिन होने में अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ईरान से साफ शब्दों में कहा, नहीं माना ईरान तो तबाह हो जाएगा, यानी कि तबाही की ओर फिर ईरान देखेगा, तबाह हो जाएगा। ईरान को खोलना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा ईरान को। हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को ट्रंप ने 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे थे। चलिए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव का, हम रुक कर लेते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, ये जिस तरह से अल्टीमेटम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 48 घंटे में अगर आप मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम एक ऐसा हमला करेंगे आपके ऊपर, ईरान के ऊपर, कि तबाही साफ तौर पर देखी जाएगी और पूरी शक्ति के साथ जो है आपके जो ऊर्जा संयंत्र हैं उन सब पर हमला किया जाएगा। देखिए, वो जो कुछ धौंस दे रहे हैं और टाइम लाइन दे रहे हैं, ये एक उनकी आदत में शुमार हो गया। पहले 5 दिन का दिया, फिर 10 दिन का दिया, 48 घंटे का दिया। इससे क्या होता है, वो अपना टाइम चेंज कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका अनुमान ये था कि जिस तरह से वो मादुरो को पकड़ कर ले आए और वेनेजुएला घुटने टेक दिए, ऐसे ही अली खamenei के मरने के बाद निश्चित रूप से ईरान के लोग घुटने टेक देंगे, वो अपने तेल पर कब्जा कर लेंगे। परमाणु शस्त्रों का तो एक बहाना था, असली उनका मकसद ईरान के तेल को हजम करने का है। और वहां पर उन्होंने ईरान की ताकत का मूल्यांकन उन्होंने गलत कर दिया। इसके कारण आज स्थिति ये हो गई है कि पूरी दुनिया इसके लिए तरस रही है, परेशान हो रही है, त्रस्त हो रही है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। लेकिन खास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप के जो सबसे विश्वसनीय साथी थे नाटो के देश, वो सब ट्रंप के विरोध में हो गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो हैं उनके विरोध में हो गए हैं। नो ट्रंप एजिटेशन पूरे अमेरिका में चल रहा है, फिर भी ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। अब उनकी जो है इज्जत का सवाल बन गया है। उन्होंने जो कुछ घोषणाएं की थी, वो तो कह रहे थे हम तो ईरान जीत गए, ईरान में कहीं भी हम आ जा सकते हैं, और न केवल इतना कि अभी वो सरेंडर करने वाले हैं, अब उनकी हवाई सेना नष्ट कर दी, नौसेना नष्ट कर दी, और उन्होंने 5,000 10,000 जवान भेजे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंड पर तो वो जा ही नहीं सकते। ग्राउंड पर अगर उतर जाएंगे तो गुरिल्ला युद्ध जो ईरान कर सकता है, वो अमेरिकन सोल्जर्स उसमें कर ही नहीं सकते हैं। अभी एक अमेरिका का पायलट, उसको निकालने के लिए इनको पसीना आ गया। अगर इनके पास हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो उस पायलट को नहीं निकाल पाते। F-35 विमान, इनको बड़े गर्व है कि वो कभी नीचे उतर ही नहीं सकता, गिर ही नहीं सकता, दुश्मन पकड़ ही नहीं सकते, उसको भी मार गिरा दिया गया। ना केवल इतना, C-130 भी उड़ गया और भी हेलीकॉप्टर्स उड़ गए। तो आज की तारीख में किसी दुश्मन को कम आंकना
ये बड़ी गलत चीज है। इसमें धोखा खाने की नौबत आ गई है। अब हालत ये हो गई है, अगर ग्राउंड पर उतर जाते हैं तो वहां से निकल के रहना इनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि ये वहां पर अफगानिस्तान में फंस गए थे, वियतनाम में फंस गए थे और काफी चोट खाकर इनको वहां से भागना पड़ा उल्टे हाँ, पैर। ठीक है यही सर। स्थिति यहाँ। हाँ ठीक है, हम आप लोगों को रोकना चाहेंगे सर। इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, हम कहेंगे बिग बॉल पर दिखाएं। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है, युद्ध से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग है, बड़ी ब्रेकिंग है। और एक बार कहेंगे कि इसको बिग वॉल पर ब्रेकिंग को फायर किया जाए तुरंत ही। आपको बता दें यूएस ने अपने दूसरे पायलट का रेस्क्यू कर लिया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे पायलट का रेस्क्यू कर लिया गया है। ईरान से बचाकर यूएस आर्मी उसे अपने साथ ले गई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई है, ये भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। यूएस पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो इजराइल की जो मीडिया है उन्होंने भी जारी कर दिया है। देखिए बिग ब्रेकिंग यहां पर, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर ईरान से बचाकर यूएस आर्मी उसे ले गई। रेस्क्यू के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलाबारी देखने को मिली है और यूएस पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आ गया, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इजराइल मीडिया ने वीडियो जारी कर दिया है, तो यहां पर बड़ी खबर दिखा रहे हैं, यूएस ने अपने दूसरे पायलट का रेस्क्यू जो है वो किया है और ईरान से बचाकर यूएस आर्मी उसे अपने साथ लेकर चली गई है। और इस वक्त और उस समय भारी गोलाबारी भी हुई है। हम पीसीआर से कहेंगे कि प्लीज उस वीडियो को भी दिखाएं और देखिए किस तरह से इजराइल मीडिया ने उस वीडियो को जारी किया है। अल जजीरा ने आपको बता दें ये बात कही है और इसकी पुष्टि जो है वो कर दी है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान में सैन्य कार्रवाई के दौरान अमेरिका के F-15E जो फाइटर जेट था वो कहीं ना कहीं मार गिराया गया था। इस दौरान विमान के दोनों पायलट इजेक्ट, और देखिए यहां पर ये देखिए, और ऐसे में आपको बता दें एक पायलट को तत्काल अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू जी के, ये देखिए ये वीडियो है आपको दिखा रहे हैं, जब रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने के दौरान ये हमला किया गया और इस हमला, ये देखिए हमले हो रहे हैं यहां पर। और जब रेस्क्यू किया गया तो ये हमला इसलिए जारी किया गया क्योंकि इस रेस्क्यू किया जा सके, वहां पर जो पायलट फंसा था उसको रेस्क्यू किया जा सके। और ये होता भी है अक्सर जब कोई ऐसी घटना होती है तो उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा बमबारी की जाती है और ये अमेरिका के द्वारा बमबारी की गई, आप देख सकते हैं ये बमबारी की गई। और फिर उसके बाद अमेरिका के जो सैनिक हैं वहां से उस दूसरे पायलट को अपने साथ जो है वो ले गए। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे उनका रुख कर लेते हैं हम। एएस बहल जी, वीडियो भी सामने आ गई और वीडियो में जिस तरह से दिखाया कि अमेरिका ने किस तरह से अपने एक पायलट को वहां से लेकर गए। चूंकि आप भी एयर कमांडर रह चुके हैं सर, आप समझ सकते हैं ऐसी दुविधाएं जब होती हैं तो फिर क्या होता है सर, उस वक्त का सिचुएशन क्या होता है कि कहीं कोई फंस जाए, उसके बाद उस पायलट को, क्योंकि आप लोगों की एक रणनीति होती है कि पहले उस पायलट को बचाया जाए, उस वक्त क्या होती है, सिचुएशन क्या होता है, वो भी दूसरे देश के अंदर घुसकर। देखिए, जब भी आप हॉस्टाइल टेरिटरी में आपका देश का कोई भी पायलट इजेक्ट करता है, पैराशूट से उतरते समय उसके पास एक सर्वाइवल किट होती है जिसे पीएसपी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, कुछ 2 दिनों के लिए खाद्य सामग्री या फिर उसके अंदर जैसे चॉकलेट्स वगैरह हो गई, या फिर पिस्टल होती है, या एक पर्सनल लोकेटर बीकन होता है जिससे डिस्ट्रेस सिग्नल निकलता है। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, जो रेस्क्यू एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्डर होते हैं, वो उसको पिकअप करके होम ऑन कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन जो पायलट की होती है। लेकिन पायलट की मंशा भी सोचिए, हालांकि उसके पास जीपीएस ट्रैकर भी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी होते हैं आजकल मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अंदर, यानी कि उससे वो कम्युनिकेट भी कर सकता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के अंदर उन एयरक्राफ्ट के साथ जो उसको रेस्क्यू करने आ रहे हैं। पर अब ये सोचिए, वो हॉस्टाइल टेरिटरी में है, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, और ये कहे
ये कहे कि लक है या ये उसका था कि ये माउंटेनियस टेरेन, एक जैग्रोस माउंटेन टेरेन है जहां पे उसने इजेक्ट किया। इस टेरेन के अंदर काफी ज्यादा संख्या में फॉरेस्ट वगैरह भी होते हैं, लेकिन देखिए जिस एरिया का वीडियो आप दिखा रहे थे वो प्लेन एरिया है, यानी कि अगर माउंटेन में हो तो वो छुप भी सकता है। प्लेन एरिया माउंटेन के पास हो, हिली एरिया है तो किसी गुफा के अंदर या कहीं जाके छुप सकता है, लेकिन साथ साथ में वो अपना पर्सनल लोकेटर बीकन ऑन कर देता है। अब जैसे अमेरिका ने 2 UH-60 भेजे, ये क्या है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। ये 11 के करीब कमांडोज को लेके जा सकते हैं। इनके अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स भी होते हैं, तो ये पिकअप करते हैं वो सिग्नल्स को, जो बीकन से डिस्ट्रेस सिग्नल आ रहा है उसको पिकअप करके होम ऑन करते हैं। जब वो उसके पास आते हैं तो पायलट को देखते हैं। मीनवाइल क्या हुआ, आपने देखा रीपर ड्रोन भी था, जो MQ-9 ड्रोन, वो सप्रेसिव फायर कर रहा था। जो फौजें उसके आसपास लोकेटेड थी जिनके ऊपर ये फायरिंग हो रही थी, साथ में उनके दूसरे जहाज भी थे जो अटैक कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जो रेस्क्यू फोर्स आती है वो जमीन के बहुत पास होती है तो वो वल्नरेबल होती है शोल्डर फायर्ड मैन पैड्स, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से, जो कि शोल्डर फायर्ड हीट सीकिंग मिसाइल्स वगैरह होती हैं। आपको याद होगा कि ये भी बात आई थी कि एक UH-60, एक C-130 और एक A-10 एयरक्राफ्ट भी हिट हुए थे। तो जब ये हिट क्यों हुए, क्योंकि ये लो स्पीड पे, लो ऑल्टीट्यूड पे है, और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पे है, या कोई भी इवन बंदूकें से भी लोग फायर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रेंज हो ना हो, लेकिन जो भी अगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स है तो इसी वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं और वो अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा से आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। यहां पर एक चीज ये भी तो है कि ठीक है सर, हम आपसे उस विषय में भी चर्चा करेंगे एस बहल जी, लेकिन हम बता दें कि यहां पर एक बड़ी खबर और आ रही है। हम कहेंगे कि एक बार फिर से PCR से कहेंगे बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को एक बार फिर से बिग बॉल पर दिखाया जाए। देखिए बड़ी खबर आ गई है, अमेरिका, इजराइल और ईरान सीज फायर को तैयार नहीं। यहां पर समझिए, इजराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर हमला किया है, तो इसको समझिए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर समझिए हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने विकराल रूप ले लिया है और यहां पर अमेरिका, इजराइल और ईरान सीज फायर को तैयार नहीं है। और जहां पर हमला हुआ है, हम एक बार PCR से कहेंगे कि उसकी तस्वीर भी जो है यहां पर दिखाते हैं आपको। हमारे पास वो फुटेज भी आ चुका है जहां पर हमला किया गया। ये देखिए, ये फुटेज है जहां पर हमला किया गया है और पेट्रोकेमिकल्स जो एरिया है वहां पर हमला किया गया है। इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है और यह भीषण हमला जो है आप देख सकते हैं ये जारी है। और ऐसे में यह कहा जाना कि सीज फायर को कोई तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं बात करें तो मिडिल ईस्ट का जो वॉर है और विकराल रूप ले रहा है। ये देखिए इधर जो पूरा आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरा धुएं की जो गुब्बार है वो उठता हुआ दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से धुएं की गुब्बार उठते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे एरिया, ये जो पूरा है पेट्रोकेमिकल्स एरिया है, यहाँ पर हमला किया गया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, उसकी फुटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल ने इस पूरे इस एरिया में हमला किया है। और इजराइल बार बार कह रहा था कि हम हमला करते रहेंगे और आपको बता दें ईरान ने भी पलटवार किया, इसके बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। ठीक है, मेहमान को अपना एक बार फिर से लेंगे हम। ठीक है, एस बहल जी आपके पास आते हैं। सर, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे भी जो वीडियो हम दिखा रहे थे, लेकिन हम उस पर एक तुरंत रिएक्शन लेना चाहते हैं, क्विक रिएक्शन लेना चाहते हैं कि जिस तरह से एक जो दूसरे देश में अमेरिका घुसता है और वहां से अपने पायलट को सुरक्षित बाहर निकालता है, तो ऐसे में यह भी अब आप सोचिए कि अमेरिका कहां तक सोच रहा है। यानी कि अमेरिकी सैनिक जो है ईरान में घुस सकते हैं। अगर यह हो गया है तो वो भी हो सकता है और ईरान देखिए इसके लिए अभी उतना तैयार नहीं है। जल्दी से सर क्विक रिएक्शन। देखिए, बहुत जल्दी से मैं इसको रिस्पॉन्ड दूंगा कि कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कहा जाता है इसको। ये सरप्राइज एलिमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। इसको बहुत जल्दी क्विकली किया जा सकता है और सिर्फ एक ही पायलट को उठा के लेके आना है। लेकिन अगर आपको सस्टेन्ड ग्राउंड ऑपरेशन करने हैं और टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना है, जैसे कर्ग आइलैंड हो गए या फिर स्टेट्स ऑफ होर्मुज के आइलैंड्स हो गए, या फिर अगर एनरिच्ड यूरेनियम की तरफ हमला करना है, वहां से यूरेनियम को उठाना, तो उसके लिए बहुत लंबा ऑपरेशन होता है। वो फिर वल्नरेबल हो
जाता है, उसमें कैजुअलिटीज बहुत हाई होती है, बड़े सारे बॉडी बैग्स वापस जाएंगे। अगर मैं कहता हूं 5,000 ट्रूप्स का इस्तेमाल होता है तो कम से कम 500 से लेके 1,000 के बीच में कहीं पे भी लोग या तो हताहत होंगे या बहुत सीरियसली घायल होंगे। इसके लिए अमेरिका को बहुत बड़ा एक प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अगर वो यूज ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, यहां पर बात की जाए पेट्रोकेमिकल्स जो एरिया पर इजराइल ने हमला किया है, पेट्रोकेमिकल्स एरिया है, उस जोन में हमला किया है, क्या देख रहे हैं सर? यहां तो कोई सीज फायर को तैयार नहीं है और हमले भी ऐसी जगह हो रहे हैं कि फिर पूरे देश में उसका असर पड़ेगा। निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में असर पड़ेगा, क्योंकि सीज फायर अगर नहीं होती है और इस तरह पेट्रोकेमिकल्स स्टोरेजेस के ऊपर और नलकूपों के उन कूपों पर जहां से पेट्रोल या गैस निकाली जाती है उन पर आक्रमण कर दिया गया तो ये विकराल रूप ले लेगा। और न केवल विकराल रूप ले लेगा, इससे जो है एक तरह से ये मानकर चलिए कि ग्लोबल एटमॉस्फेयर पर भी असर पड़ेगा। आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान युद्ध, इजराइल गाजा युद्ध, इनका सबका अगर टोटल लगाया जाए तो कम से कम नहीं तो 20 लाख जो है इस समय मिसाइलें और बम फूटे हैं। एक बम से, एक मिसाइल से अगर 2 टन भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और बहुत सारे मेटेलिक पाउडर ये सब एटमॉस्फेयर में मिलते हैं कार्बन के सूट के साथ, तो निश्चित से उससे ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उससे मौसम की विकृतियां आएंगी। पूरी दुनिया को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ना केवल इतना भुगतना पड़ेगा बल्कि उसके जो हैजार्डस कंपाउंड है वो लोगों की सांस में जाकर लंबे समय तक कैंसर जैसी ठीक है सर। हम यहाँ पर एएस बहल जी, सर 10 सेकंड में हम तुरंत समझना चाहेंगे आप एएस बहल जी, ये जो हमले हो रहे हैं, क्या इजराइल जो है हमले कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हम आपको समय दे रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं सर? एक तरफ अमेरिका कह रहा है हम समय दे रहे हैं, इजराइल उसी जगह हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका कह रहा है हम हमला कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की आपने बात करी थी कि उस पे उन्होंने हमला किया, चौथी बार हमला किया। और अगर रेडिएशन लीक होता है तो ईरान से ज्यादा, क्योंकि ये सदर्न कोस्ट पे है, खर्ग आइलैंड के पास है ये जगह, ये पूरा का पूरा एरिया जो कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर है, ये पूरा का पूरा रेडिएशन फॉलोआउट से इफेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है पानी के अंदर रेडिएशन आ जाएगा और वही खारे पानी को डीसैलिनेट करके ये लोग पीते हैं, जो कि 90% से लेके 45% तक इन देशों के अंदर डीसैलिनेटेड पानी पिया जाता है। इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। अभी इजराइल बिल्कुल ये समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल में सिर्फ नेतन्याहू जो है वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, वो देश का मतलब कहीं ना कहीं देश का इंटरेस्ट कोई नहीं देख रहा, पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। और अभी देखिए युद्ध तो सीज फायर के लिए कोई तैयार नहीं है फिलहाल। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए यहां पर जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, विकराल रूप ले रहा है। तो ऐसे में फिलहाल अभी 48 घंटे का और समय बचा है, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हार्मूज को खोल दो वरना फिर तबाही देखने को मिलेगी। अब देखना यह होगा 48 घंटे बाद क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।